प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, आज हम बात करेंगे सत्ता के नए केंद्र के बारे में। सत्ता के नए केंद्र चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के मुकाबले सत्ता के नए केंद्र के रूप में कौन उभर कर सामने आया है? पहला ऑप्शन है यूरोपीय संघ, दूसरा ऑप्शन है आसियान, तीसरा ऑप्शन है भारत, चीन और इजराइल, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यूरोपीय संघ, आसियान, भारत, चीन, इजराइल, रसिया, ये सब सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभरे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आसियान का विस्तार रूप पूछा गया है, फुल फॉर्म ऑफ आसियान। तो पहला ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अमेरिकन नेशंस, ऑप्शन 2 है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशन, तीसरा है एसोसिएशन ऑफ साउथ यूरोपियन अटलांटिक नेशंस, और चौथा ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो बच्चों, चौथा ऑप्शन सही है। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आसियान की स्थापना हुई है निम्न के द्वारा, यानी कि आसियान की स्थापना किसके द्वारा हुई है? पहला ऑप्शन है 1961 बेलग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 1955 बांडुंग सम्मेलन, तीसरा ऑप्शन है 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। यहाँ 3 कर लें। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा आसियान की स्थापना हुई थी। 8 अगस्त को आसियान दिवस भी मनाया जाता है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी में आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है, आसियान के संस्थापक देशों का समूह है, यानी कि आसियान की स्थापना जिन देशों ने की है उनकी पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, सिंगापुर। ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड। यह भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि आसियान के संस्थापक देशों के नाम IMPST हैं। तो I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया, P फॉर फिलीपींस, S फॉर सिंगापुर और T फॉर थाईलैंड। यानी कि ऑप्शन 3 सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। और 4th ऑप्शन में जो देश लिखे हुए हैं, यानी कि ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार यानी कि बर्मा और वियतनाम, ये वैसे देश हैं जो आसियान में बाद में आए हैं। आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है, तो 5 तो ये संस्थापक हो गए IMPST, और जो 5 नए बाद में आए हैं वे ये हैं 4 नंबर पॉइंट वाले। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का आसियान के किन 2 देशों के साथ FTA है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मुक्त व्यापार समझौता। भारत का आसियान के किन 2 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? पहला ऑप्शन है सिंगापुर और म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है थाईलैंड और कंबोडिया, तीसरा ऑप्शन है मलेशिया और सिंगापुर, चौथा ऑप्शन है थाईलैंड और सिंगापुर। चौथा ऑप्शन सही है, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ भारत का FTA है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन है, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूछा गया है आसियान का मुख्य उद्देश्य, मेन इम्फेसिस ऑफ आसियान। पॉइंट नंबर 1 है तीव्र आर्थिक विकास, यानी कि ऑप्शन 2 है क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा, और ऑप्शन 3 है सदस्य देशों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक सहयोग। सदस्य देशों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक सहयोग, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही है। आसियान का उद्देश्य ही है तीव्र गति से आर्थिक विकास, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, और सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई है? पूछा गया है। आसियान क्षेत्रीय मंच का मतलब ARF, यानी आसियान रीजनल फोरम। इसकी स्थापना पूछी गई है। पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा है 1996,
और तीसरा है 1967 और चौथा है 1994, 1994। तो ऑप्शन 4 सही है। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना 1994 में हुई है। बच्चों क्वेश्चन आता है 2 अंक में भी कि आसियान क्षेत्रीय मंच से आप क्या समझते हैं। तो 1994 में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। मतलब 1994 में जब इसकी स्थापना हुई है उसके बाद से आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की सालाना बैठक होती है, यानी कि प्रत्येक साल बैठक होती है जिसमें वे आपसी मुद्दों पर बात करते हैं ताकि क्षेत्र में शांति सौहार्द बना रहे, शांति व्यवस्था बना रहे। तो उसके लिए बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है आसियान समुदाय के मुख्य आधार स्तंभ क्या है। यानी कि आसियान के मुख्य आधार स्तंभ, मेन पिलर्स ऑफ आसियान कम्युनिटी। आसियान कम्युनिटी के जो मेन पिलर हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, और तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी आंसर होगा। बच्चों यहाँ क्वेश्चन 4 अंक में भी 4 मार्क्स में भी आता है। तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि आसियान समुदाय के जो 4 स्तंभ हैं वो इस प्रकार हैं, इनका नाम लिखना है और इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना होगा। तो पहला जो ऑप्शन है आसियान सुरक्षा समुदाय के बारे में हम लिखेंगे, आसियान के देश किसी भी विवाद की स्थिति में सैनिक टकराव नहीं करते बल्कि बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। यानी क्षेत्र में, आसियान के क्षेत्रों में सुरक्षा बनी रहे, शांति बना रहे, विकास कार्य डिस्टर्ब न हो, इसके लिए वे सैन्य टकराव नहीं करते। सुरक्षा की दृष्टि से वे बातचीत के द्वारा अपनी समस्या का समाधान करते हैं। तो इसको बोलते हैं सुरक्षा समुदाय। और अगला पॉइंट है आसियान आर्थिक समुदाय। इसमें आर्थिक गतिविधि की बात है। तो आसियान जो समुदाय है, संघ है, संगठन है, इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही था तीव्र गति से आर्थिक विकास करना। आसियान एक छोटी अर्थव्यवस्था वाला संगठन है। इसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका और सोवियत संघ की तरह बड़ी तो नहीं है, लेकिन छोटी है अपेक्षाकृत, लेकिन विकास की गति बहुत तेज है। तो ये है इनका आसियान आर्थिक समुदाय। और आप लिख सकते हैं कि आसियान आजकल दुनिया में इन्वेस्ट करने का सबसे लोकप्रिय साइट में से एक है। और पॉइंट नंबर 3 है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसमें लिखेंगे आसियान के देशों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति एक जैसी है, इनका रहन सहन, खान पान, इनके रीति रिवाज एक जैसे हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मजबूत हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आसियान के ध्वज में धान की 10 बालियां किसका प्रतीक हैं। पहला ऑप्शन है 10 सिद्धांतों का, दूसरा ऑप्शन है 10वें स्थापना दिवस का, तीसरा है 10 सदस्य देशों का, और चौथा पॉइंट है ऑप्शन है 10 देशों से समझौते का। तो बच्चों सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 10 सदस्य देशों का प्रतीक है धान की 10 बालियां। आप देखेंगे आसियान के ध्वज में एक वृत्त है और उस वृत्त में धान की 10 बालियां हैं और उन 10 बालियों को ऐसे बांधा गया है बीच से। तो ये 10 बालियां 10 देशों के प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है यूरोपीय संघ की स्थापना निम्न संधि के द्वारा हुई है। तो यूरोपीय संघ की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो पहला है ऑप्शन लिस्बन समझौता 2007, सेकंड है बेलग्रेड संधि 1961, और तीसरा है मास्ट्रिक्ट संधि 1992, और चौथा है सांगोन संधि 1985। तो बच्चों मास्ट्रिक्ट संधि 1992, मास्ट्रिक्ट संधि 1992 के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुई है और यह संधि लागू हुई है अगले साल यानी कि 1993 से। क्वेश्चन नंबर 11 है ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए जनमत संग्रह कब हुआ। यानी कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अलग हो गया है, तो इसके लिए जनमत संग्रह कब हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों ब्रिटेन जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट हुआ है, तो ब्रिटेन और एग्जिट दोनों शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना ब्रेग्जिट। तो कह सकते हैं कि ब्रेग्जिट के लिए यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए वहाँ जनमत संग्रह कब हुआ था।
पहला ऑप्शन है 2017, दूसरा है 2018, तीसरा है 2019 और चौथा है 2016। तो 2016 सही उत्तर है। 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया, रेफरेंडम कराया गया। वहाँ की आम पब्लिक अपना मत व्यक्त कर सके कि वे यूरोपीय संघ में रहना चाहते हैं या उससे अलग होना चाहते हैं। तो यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए यानी ब्रेग्जिट के लिए 52% लोगों ने हाँ कहा, यानी ब्रेग्जिट के पक्ष में 52% लोगों ने वोट किया और 48% लोगों ने कहा कि यूरोपीय संघ में रहना चाहिए। तो अधिक लोगों ने कहा कि अलग होने के लिए, तो अब अलग हो गया ब्रिटेन। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरन। इस जनमत संग्रह के बाद डेविड कैमरन ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। उसके बाद वहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी टेरेजा मे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूरोपीय संघ के लिए एक संसद का गठन कब हुआ? यूरोपियन यूनियन के लिए एक पार्लियामेंट अस्तित्व में कब आया? पहला ऑप्शन है 1957, सेकंड ऑप्शन है 1979, थर्ड ऑप्शन 1980 और 1985 फोर्थ ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर होगा 1979। 1979 में यूरोपीय संघ के संसद का गठन हुआ था और इसी वर्ष इसके लिए चुनाव भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम पूछा गया है और करेंसी का नाम क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम पहला ऑप्शन डॉलर, दूसरा ऑप्शन रूबल, तीसरा ऑप्शन यूरो और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन यूरो सही है। यूरोपीय यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन में भी यूरो शब्द छिपा हुआ है, तो इसकी मुद्रा है, इसकी करेंसी यूरो होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोपीय संघ के एक संविधान के निर्माण का प्रयास कब हुआ जो असफल रहा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरोपीय संघ के लिए एक कॉमन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया गया था, कब किया गया था जो असफल हो गया? पहला ऑप्शन है 1993, दूसरा ऑप्शन है 1977, तीसरा ऑप्शन है 2003 और फोर्थ ऑप्शन है 2007। तो तीसरा ऑप्शन सही है। 2003 में यूरोपीय संघ के लिए एक संविधान बनाने का प्रयास किया गया था जो असफल हो गया। बच्चों, पेपर में एक कार्टून आता है जिसमें एक जहाज़ दिखता है और उस जहाज़ पर यूरोपियन यूनियन का ध्वज दिखता है जिसमें सितारे भी दिखते रहते हैं और क्वेश्चन होता है कि इस कार्टून में क्या दिखाया गया है और इसके बारे में क्वेश्चन होता है, तो आप जान लें। तो ये जो कार्टून दिखाता है उसमें एक टाइटैनिक जहाज़ दिखाया होता है और टाइटैनिक जहाज़ पर यूरोपियन यूनियन का ध्वज दिखाया होता है। तो आपको लिखना होगा, जिस प्रकार टाइटैनिक जहाज़ अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, यानी कि समुद्र में डूब गया, असफल हो गया, रास्ते में रह गया, ठीक उसी प्रकार यूरोपियन यूनियन के एक संविधान बनाने की जो प्रक्रिया 2003 में चली वह असफल हो गई, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। तो यूरोपियन यूनियन के संविधान बनाने की असफलता की तुलना की गई है टाइटैनिक जहाज से, जो भी असफल हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है, यूरोपियन संघ के लिए एकीकृत बाजार का गठन कब हुआ? यूरोपीय संघ के लिए एकीकृत बाजार का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन है जनवरी 1995, दूसरा ऑप्शन है अगस्त 2002 और तीसरा ऑप्शन है मई 2004, चौथा ऑप्शन जनवरी 1993। तो चौथा ऑप्शन सही है। जनवरी 1993 में यूरोपीय संघ के लिए एकीकृत बाजार का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के एकीकृत बाजार से ब्रिटेन को अलग रखा? तो ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के बाजार से ब्रिटेन को अलग रखा, ये पूछा गया। प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है टोनी ब्लेयर, दूसरा ऑप्शन है जॉन मेजर, तीसरा ऑप्शन है जेम्स काल्हन और चौथा ऑप्शन है मार्गरेट थ्रेचर। तो मार्गरेट थ्रेचर सही जवाब है। इन्होंने ही यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को यानी यूरोपीय संघ के बाजार से अलग रखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के कौन से देश इराक पर अमेरिकी हमले के खिलाफ थे? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी और ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है स्वीडन और जर्मनी और चौथा ऑप्शन है जर्मनी फ्रांस। तो यहाँ भी चौथा ऑप्शन सही है। जर्मनी और फ्रांस ने इराक पर अमेरिकी हमले का विरोध किया, खिलाफ थे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि ब्रिटेन इस हमले के समर्थन में था।
यानी कि अमेरिका ने इराक पर जो हमला किया उसके समर्थन में कौन था? ब्रिटेन था। और खिलाफ कौन थे? फ्रांस और जर्मनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यूरोपियन यूनियन के देश जिसने maastricht संधि और यूरोपीय साझी मुद्रा यानी कि यूरो का प्रतिरोध किया। क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन के कौन से देश हैं जो maastricht संधि का विरोध किया और यूरो का विरोध किया? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन और डेनमार्क, दूसरा ऑप्शन है डेनमार्क जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन डेनमार्क और स्वीडन। बच्चों यहाँ भी चौथा ऑप्शन डेनमार्क और स्वीडन सही है। इन दोनों देशों ने maastricht संधि का विरोध किया और यूरो का भी विरोध किया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सैनिक ताकत, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपियन यूनियन का दुनिया में स्थान है। तो पहला ऑप्शन की पहला स्थान है, दूसरा ऑप्शन की दूसरा स्थान, तीसरा में तीसरा स्थान और चौथे में चौथा। कौन सा ऑप्शन सही है बताना आपको। तो बच्चों दूसरा स्थान है, पॉइंट नंबर 2 सही होगा। सैनिक ताकत, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपियन यूनियन का दुनिया में दूसरा स्थान है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 1949 में चीनी जनवादी गणराज्य यानी कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई है? यानी किस नेता के नेतृत्व में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1949 में हुई है? तो पहला ऑप्शन है चाउ एन लाई, दूसरा ऑप्शन है डेंग श्याओपेंग, तीसरा ऑप्शन है सुंग चिंगलिग और चौथा ऑप्शन है माओ त्सो तुंग यानी कि माओ। तो बच्चों इसका भी सही उत्तर चौथा पॉइंट है माओ त्सो तुंग, जिनको माओ कहा गया है। माओ के नेतृत्व में 1949 में चीनी जनवादी गणराज्य यानी कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई है। चाइना 1949 में ही आज़ाद हुआ है गृह युद्ध से, इन्हीं के नेतृत्व में, माओ के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 21 है चीन का एकांतवास कब समाप्त हुआ? पहला ऑप्शन 1971, दूसरा ऑप्शन 1972, तीसरा 1973 और चौथा है 1978। तो बच्चों सही जवाब है 1972। 1972 में यह वह समय है जब अमेरिका के राष्ट्रपति चीन से होकर आए थे और इसी समय चीन का एकांतवास समाप्त हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है चीन के आर्थिक विकास के कारण पूछे गए हैं। तो पहला ऑप्शन है खुले द्वार की नीति 1978, दूसरा ऑप्शन है खेती का निजीकरण 1982, तीसरा ऑप्शन है उद्योगों का निजीकरण 1998 और चौथा ऑप्शन है 2001 में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता और पांचवा ऑप्शन दे दिया है मैंने इसमें उपरोक्त सभी। तो पांचवा ऑप्शन सही है। बच्चों यह क्वेश्चन 6 अंक में और 4 अंक में आता है। इसको मैंने MCQ के द्वारा आपको समझाने की कोशिश किया है। क्वेश्चन आएगा कि चीन के आर्थिक विकास के क्या कारण थे या चीन की अर्थव्यवस्था में उन्नति के कारणों का विस्तार से चर्चा करें। तो हमने पहले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया हुआ है। तो आप इन 4 पॉइंट को लिखना। और एक पॉइंट इसमें और आता है सेज, SEZ, सेज की नीति यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति। सेज के द्वारा मतलब कहा गया है कि चीन के साथ व्यापार करने में जो कठिनाइयाँ आ रही थीं उन कठिनाइयों को सेज के द्वारा दूर किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चीन के किस नेता ने खुले द्वार की नीति एवं आर्थिक सुधारों की घोषणा की? तो पहला ऑप्शन है चाउ एन लाई, दूसरा ऑप्शन है माओ त्से तुंग और तीसरा ऑप्शन है डेंग श्याओपेंग और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन सही है डेंग श्याओपेंग। अगर यह नाम याद नहीं रहे तो आप DSP भी याद रखें, डेंग श्याओपेंग, और कहीं कहीं डांग श्याओपेंग भी लिखा रहता है। तो डेंग श्याओपेंग ने 1978 में ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा चीन में की थी, जिससे चीन व्यापार के माध्यम से दुनिया के देशों से जुड़ गया और आर्थिक विकास की स्थापना हुई, यानी कि चीन में आर्थिक उदारीकरण नीति आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है? BRICS, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का एक संगठन है। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है? तो पहला ऑप्शन है 2006, दूसरा 2007, 2008 और 2009।
तो बच्चों इसकी स्थापना 2006 में हुई है, 2006 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 है। 25 कह रहा है ब्रिक्स का सबसे नया सदस्य दक्षिण अफ्रीका इसके किस सम्मेलन में पहली बार शामिल हुआ? तो बात करते हैं इसकी। दक्षिण अफ्रीका, पहला ऑप्शन है 2011 सान्या चीन में जो हुआ था। दूसरा ऑप्शन है 2012 भारत यानी कि नई दिल्ली में हुआ था सम्मेलन। और तीसरा है 2013 डरबन साउथ अफ्रीका में। और 2014 चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील। तो बच्चों सही उत्तर है इसका 2011 सान्या चीन में जो सम्मेलन हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका एज अ मेंबर, ब्रिक्स का मेंबर इसमें शामिल हुआ था। बच्चों आप जानें कि 2010 में ही साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स में यानी कि ब्रिक में शामिल होने की बात हो गई थी। पहले इसका नाम ब्रिक था, BRIC। 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका के आने की बात हो गई तो इसमें S लग गया तो ये ब्रिक्स हो गया। और 2011 में चीन के सान्या में जब इसकी एक मीटिंग हुई, सम्मेलन हुआ ब्रिक्स का, तब साउथ अफ्रीका एज ए मेंबर सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। और 2010 में इसके शामिल होने की घोषणा हो गई थी। ठीक है, इसका नाम ब्रिक्स हो गया 2010 में ही। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिक्स का कौन सा सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ है? ब्रिक्स का कौन सा सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संपन्न हुआ? पहला ऑप्शन है 2014 छठा सम्मेलन जो ब्राज़ील में हुआ। दूसरा ऑप्शन है 8वां सम्मेलन भारत में जो 2016 में हुआ। और तीसरा ऑप्शन है 10वां सम्मेलन जो दक्षिण अफ्रीका में 2018 में हुआ। और चौथा ऑप्शन है 12वां सम्मेलन रूस में जो 2020 में हुआ है। तो चौथा आंसर सही हो जाएगा। ब्रिक्स का 12 समिट जो रूस में संपन्न हुआ है 2020 में, यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसके नेता बातचीत किए, सम्मेलन किए। ऐसा इसलिए हुआ कि 2020 में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण था, इसके चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह कॉन्फ्रेंस हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में होना है? तो पहला ऑप्शन रूस है, दूसरा चीन है, तीसरा ब्राज़ील और चौथा भारत। तो चौथा उत्तर यहाँ भी सही है। ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन 2021 में भारत में होना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में है? पहला ऑप्शन भारत मुंबई, दूसरा ऑप्शन रूस मॉस्को, तीसरा ऑप्शन है ब्राज़ील की ब्रासिलिया और चौथा ऑप्शन है चीन के शंघाई। तो यहाँ भी चौथा ऑप्शन सही है। चीन के शंघाई में ब्रिक्स द्वारा स्थापित बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना कब हुई है? पहला ऑप्शन है 8 जनवरी 1980, दूसरा ऑप्शन है 8 दिसंबर 1984, तीसरा ऑप्शन है 8 दिसंबर 1985 और चौथा ऑप्शन है 8 जनवरी 1986। तो बच्चों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क यानी कि दक्षेस की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश सार्क यानी दक्षेस का सदस्य नहीं है? नहीं पे देखा जोर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है मालदीव, तीसरा म्यांमार और चौथा श्रीलंका। बच्चों सही उत्तर है म्यांमार। म्यांमार सार्क का दक्षेस का सदस्य नहीं है। बच्चों आप याद रखेंगे अपनी MBBS, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, APNIMBBS ये हैं सार्क के सदस्य देश। A फॉर अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, I से इंडिया, M से मालदीव, B से भूटान और इस B से बांग्लादेश और S पर श्रीलंका। ये जो 8 देश हैं ये सार्क के मेंबर देश हैं। तो म्यांमार इसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय स्थित है, हेडक्वार्टर पूछा गया सार्क का। पहला ऑप्शन है कोलंबो यानी कि श्रीलंका में, दूसरा ऑप्शन है ढाका यानी कि बांग्लादेश में, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली यानी कि भारत और चौथा ऑप्शन है काठमांडू नेपाल। तो चौथा ऑप्शन सही है, काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 32, अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ? तो बच्चों अफगानिस्तान सार्क का सबसे नया मेंबर है।
यह कब शामिल हुआ, पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 11th यानी कि 11वां सम्मेलन 2002 जो नेपाल में हुआ। दूसरा ऑप्शन है 12वां सम्मेलन 2004 में जो पाकिस्तान में हुआ। और 13वां सम्मेलन 2005 में जो बांग्लादेश में हुआ। और 14वां सम्मेलन 2007 जो भारत के नई दिल्ली में हुआ। तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही है। सार्क के 14वें सम्मेलन 2007 में जो नई दिल्ली में हुआ था उसमें अफगानिस्तान शामिल हुआ था सार्क में एज 8वां सदस्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। साफ्टा यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, साफ्टा कब लागू हुआ? तो पहला ऑप्शन 2003 है, दूसरा ऑप्शन 2004 है, और तीसरा 2005 है, और चौथा है 2006। तो सही जवाब होगा इसका 2006। ठीक है। साफ्टा का मतलब है कि साउथ एशिया में जो देश हैं, 8 देश हैं, इनके बीच फ्री व्यापार हो, सीमा शुल्क में कमी लाई जाए धीरे धीरे और अंततः समाप्त कर दी जाए, यानी कि मुक्त आवागमन सामानों का हो, व्यापार को बढ़ाने के लिए 2006 में लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है। प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता, प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता किस छोटे यहूदी सियोनवादी राष्ट्र का सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है मेक्सिको, दूसरा ऑप्शन तुर्की, तीसरा ऑप्शन फिलिस्तीन और चौथा ऑप्शन है इजराइल। इजराइल का सिद्धांत है। इजराइल अपने दुश्मन देशों के बीच है, इसको दुश्मन देशों से लड़ाइयाँ होती रही हैं, यानी कि वह प्रतिकूल माहौल में है और प्रतिकूलता के विरुद्ध भी निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है, अपनी सफलता के रास्ते पे अग्रसर है, इसलिए कहा गया है प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता। यह एक छोटा देश है और यहूदी देश है। इसके बारे में आप जानें कि दुनिया में कहीं भी यहूदी पैदा होते हैं तो इजराइल उनको अपनी नागरिकता देता है। क्वेश्चन नंबर 35 है। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो बच्चों पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन सऊदी अरब, तीसरा इजराइल और चौथा इराक। सही उत्तर होगा इजराइल। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके बारे में कहा जाता है कि इजराइल के दुश्मन दुनिया के किसी कोने में छिपे हुए हों, मोसाद उन्हें ढूंढ निकालता है। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को अपना लक्ष्य बनाया है? पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन इजराइल, तीसरा ऑप्शन भारत और चौथा दक्षिण अफ्रीका। तो सही उत्तर है भारत। भारत 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा, ऐसा भारत का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में यानी कि निर्माता के रूप में विश्व में किस स्थान पर है, यानी कि किस रैंक पर है? भारत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के मामले में विश्व में किस स्थान पर है, किस रैंक पर है? पहला ऑप्शन तीसरा, दूसरा ऑप्शन चौथा और पांचवा, तीसरा ऑप्शन है पांचवा और चौथा है छठा ऑप्शन, यानी कि चौथे ऑप्शन में छठा रैंक बताया गया है। तो सही उत्तर यही होगा चौथा। भारत उत्पादन के मामले में यानी कि निर्माता के रूप में छठे स्थान पर है। और अगला क्वेश्चन है रूस का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि रूस सकल घरेलू उत्पाद के मामले में विश्व रैंकिंग में किस पैदान पर है? जीडीपी की बात करें, रूस की जीडीपी की बात हो रही है कि रूस का जीडीपी किस रैंक पर है वर्ल्ड में? तो पहला ऑप्शन है 9वें रैंक, दूसरा ऑप्शन है 10वें रैंक, तीसरा ऑप्शन है 11वें रैंक और चौथा ऑप्शन है 12वें रैंक। तो सही उत्तर होगा 11वें रैंक, ऑप्शन 3। रूस की जीडीपी दुनिया में 11th रैंक पर है। बच्चों ये था आज का वीडियो क्लास और अगले वीडियो क्लास में बात करेंगे किसी नए टॉपिक।